डियर स्टूडेंट्स, राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत। बीए तृतीय वर्ष थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उसमें हम अरस्तू के बारे में बात कर रहे हैं। और आज की इस क्लास में हम अरस्तू के संविधान और संविधानों के वर्गीकरण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। अरस्तू पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में राजनीति विज्ञान का पिता है और उसने क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से प्रथम बार राजनीतिक चिंतन का प्रतिपादन किया और उसके यह चिंतन हमें उसकी पुस्तक पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है। अरस्तू ने कौन सी पुस्तक लिखी? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी। तो इस पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में उसने अपने राजनीतिक चिंतन का प्रतिपादन किया और उसने अपने राजनीतिक चिंतन का प्रतिपादन करने से पहले अपने आसपास के, अपने तत्कालीन समय के 158 देशों की शासन प्रणालियों का अध्ययन किया, 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकारों के प्रकारों का अध्ययन किया। उसने देखा कि कौन सी शासन प्रणाली में क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या कमियाँ हैं, शासन प्रणाली के संचालन को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार उसने अपने यथार्थवादी तरीके से सिद्धांतों का निर्माण किया और इस कारण अरस्तू को राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। आज हम अरस्तू के संविधान के विचार और संविधानों के वर्गीकरण की जब बात करने जा रहे हैं तो पहले हम ये देखें कि अरस्तू के अनुसार संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो अरस्तू ने संविधान को परिभाषित करते हुए कहा है कि संविधान राज्य का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, जिसके अंतर्गत जिसमें हमें ये बताया जाता है कि पदों का वितरण, राजनीतिक पदों का वितरण किस प्रकार किया जाएगा, साथ ही सर्वोच्च सत्ता अर्थात संप्रभुता का निवास किस में होगा, शक्ति का प्रयोग कौन करेगा, किस प्रकार करेगा और राज्य के लक्ष्य क्या होंगे, व्हाट इज द गोल ऑफ स्टेट। तो ये बातें हमें किसी राज्य के इसमें देखने को मिलती हैं, संविधान में देखने को मिलती हैं। तो आधुनिक समय में भी हम देखें कि प्रत्येक देश का अपना एक लिखित संविधान है। तो अगर हम उस देश के संविधान को देखें तो ये बातें हमें पता लग जाएंगी कि शासन की प्रणाली कौन सी है, सत्ता का वितरण किस प्रकार किया गया है, पदों का वितरण किस प्रकार किया गया है, संप्रभुता का प्रयोग किस प्रकार किया है। तो अरस्तू ने संविधान को इस रूप में परिभाषित किया है। इसी के साथ हम देखें कि अरस्तू ने अपने संविधान संबंधी सिद्धांत में सरकार और राज्य में अंतर भी किया है, राज्य और सरकार में भी, संविधान और सरकार में भी अध्ययन किया है। देखिए, राज्य तो जो है वो नागरिकों का एक संगठन है जिसमें समस्त नागरिक भाग लेते हैं और सरकार जो है वह उन लोगों का संगठन है जो कि सरकार को संचालित करते हैं, निर्णय लेते हैं। और हम देखें कि जब सरकार एक व्यक्ति के हाथों से निकलकर दूसरे नए व्यक्तियों के हाथों में चले जाती है तो सरकार में परिवर्तन हो जाता है। यह संविधान में परिवर्तन नहीं होता, यह हम देखें किसमें परिवर्तन हो रहा है, सरकार में परिवर्तन हो रहा है। तो परंतु जब शासन की प्रणाली परिवर्तित हो जाए तो अरस्तू इसे क्रांति कहता है, इसे रेवोल्यूशन कहता है, इसे चेंज कहता है। तो यहाँ देखें कि अरस्तू ने संविधान के किस रूप में देखा, संविधान के उसके विचार क्या हैं और यह संविधान के विचार आगे उसके वर्गीकरण को किस प्रकार निर्धारित करते हैं। देखिए, अरस्तू संविधान को किसी भी राज्य के आधार के रूप में स्वीकार करता है। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस ऑफ ए स्टेट। किसी भी राज्य का आधार उस राज्य का संविधान होता है और संविधान में ही यह व्यवस्था की जाती है कि शासन की प्रणाली क्या होगी, राज्य में और व्यक्ति के बीच संबंध किस प्रकार से होंगे, पदों का वितरण किस प्रकार से होगा। तो संविधान राज्य का आधार होने के साथ साथ हम ये देखें कि समुदाय को एक राजनीतिक दृष्टि से मतलब ये है कि नागरिकों की सत्ता में भागीदारी किस प्रकार रहेगी या राज्य का नागरिकों के जीवन पर नियंत्रण किस प्रकार होगा। और साथ ही हम देखें कि संविधान जो है वह उस राज्य के सामाजिक, आर्थिक और अन्य नैतिक तत्वों को भी निर्धारित करता है, प्रभावित करता है। तो इस प्रकार संविधान अपने आप में एक व्यापक अवधारणा है। साथ ही हम देखें कि संविधान का उस राज्य में प्रचलित आर्थिक प्रणाली से घनिष्ठ संबंध होता है, ए क्लोज रिलेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मोड ऑफ इकोनॉमी। हम देखें कि अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या है, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, अपितु एक दूसरे से
घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। किस प्रकार कि अगर शासन प्रणाली धनिक वर्ग के लोगों के हाथों में है तो वह धनिक वर्ग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए सत्ता का प्रयोग करते हैं, और अगर इसी प्रकार शासन प्रणाली जो है वह निर्धन वर्ग के हाथों में है तो वह अपने स्वार्थों के हितों की पूर्ति के लिए शासन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। तो अर्थव्यवस्था जो है वह किससे निर्धारित होती है? वह शासन प्रणाली से प्रभावित होती है, निश्चित होती है, निर्धारित होती है। इसके अलावा हम देखें कि अरस्तु ने अपने चिंतन में राज्य व सरकार में अंतर किया है। राज्य नागरिकों का समुदाय है, नागरिकों का संगठन है जिसमें समस्त नागरिक भाग लेते हैं, जबकि सरकार जो है वह उन लोगों का संगठन है जो कि राजनीतिक पदों को धारण करते हैं। पॉलिटिकल ऑफिस बेरियर्स जो हैं, राजनीतिक पदों को धारण करने वाले जो हैं, निर्णय लेने वाले जो हैं, उनसे मिलकर के क्या बनती है? सरकार करती है, और जो शासन करते हैं वो उनसे मिलकर के सरकार बनती है। तो अगर एक सरकार में कुछ व्यक्तियों के स्थान पर नए व्यक्तियों की जब नियुक्ति होती है तो यह परिवर्तन जो होता है वो सरकार में परिवर्तन होता है। संविधानों के अनेक प्रकार अरस्तु द्वारा बताए गए हैं, क्योंकि उसने अपने समय के 158 देशों के संविधानों का जब अध्ययन किया तो उसने पाया कि अलग अलग प्रकार की शासन प्रणालियां हैं, जैसे राजतंत्र है, निरंकुश तंत्र है, धनिक तंत्र है, सैनिक तंत्र है, अल्पतंत्र है, लोकतंत्र है। तो ये दीज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दीज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये अलग अलग और इनकी अलग अलग विशेषताएं भी हैं। अर्थात जिस प्रकार राजतंत्र में हम देखें शासन की सत्ता जो होती है वह एक व्यक्ति के हाथों में निहित होती है, और वह एक व्यक्ति गुणों के आधार पर श्रेष्ठ भी होता है, लोग उसके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। वहीं निरंकुश तंत्र में हम देखें कि निरंकुश तंत्र में भी शासन की सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में निहित होती है, परंतु वह अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अत्याचार करने के लिए सत्ता का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, और अरस्तु अपने अध्ययन में इन विभिन्न प्रकारों को शामिल करता है और प्रत्येक शासन संविधान की अच्छाइयाँ भी बताता है, उसकी कमियों को भी इंगित करता है। तो यहाँ हम देखें कि अरस्तु संविधानों के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कर रहा है, और अरस्तु ने अपने इन शासन के विभिन्न प्रकारों में राजतंत्र, निरंकुश तंत्र या धनिक तंत्र या कुलीन तंत्र, या हम देखें लोकतंत्र, या हम देखें कि पॉलिटी की वो बात करता है, संयत लोकतंत्र की वो बात करता है, संवैधानिक शासन की वो बात करता है। तो इन सब में उसने सर्वश्रेष्ठ संविधान के रूप में किसको परिभाषित किया है, किसको चिन्हित किया है? उसने सर्वश्रेष्ठ संविधान के रूप में संवैधानिक तंत्र को, संयत लोकतंत्र को, दीज आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, जिसे उसने पॉलिटी भी कहा है। क्यों? इसने अरस्तु ने इसे बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में क्यों एक्सेप्ट किया, क्यों फोकस किया, क्यों बल दिया? तो उसने बताया कि सब इस व्यवस्था के अंतर्गत, संयत लोकतंत्र के अंतर्गत शासन सत्ता जो होती है वो मध्यम वर्ग के हाथों में होती है, और किसी भी देश में मध्यम वर्ग बहुसंख्यक में होता है, तो शासन सत्ता अंततः समाज के बहुसंख्यक हाथों में होती है। और हम देखें कि इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय अतिवादी नहीं होते, मध्यम मार्गी निर्णय होते हैं जो कि सबके हित में होते हैं। सामान्य हित की जो सिद्धि होती है वो सामान्य हित मतलब जो सबके हित में है। तो सबके हित की प्राप्ति सर्वोत्तम रूप में, सर्वाधिक रूप में जिस शासन प्रणाली के अंतर्गत हो सकती है वह शासन प्रणाली अरस्तु के अनुसार कौन सी है? संयत लोकतंत्र, जिसे वह संवैधानिक शासन भी कहता है, जिसे वह पॉलिटी भी कहता है। तो इसे मध्यम मार्गीय सिद्धांत के आधार पर प्लेटो इस शासन प्रणाली का समर्थन करता है। हालांकि वो मानता है कि राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ है, परंतु वो साथ ये भी कहता है कि संभव नहीं है कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो सर्वश्रेष्ठ गुणों वाला हो। वो ये भी मानता है कि कुलीन तंत्र सर्वश्रेष्ठ है। कुलीन तंत्र में कि साहब एक से अधिक लोगों का शासन होता है, परंतु अरस्तु साथ ये भी कहता है कि यह भी संभव नहीं है कि हमें कुछ अच्छे गुणों वाले, श्रेष्ठ गुणों वाले, श्रेष्ठ नैतिक गुणों वाले व्यक्ति आसानी से मिल जाए, यह संभव नहीं है। तो इसी इनकी असंभाव्यता के कारण, इनकी कमी के कारण प्लेटो किस व्यवस्था को आदर्श रूप में स्वीकार करता है? प्लेटो आदर्श रूप में संवैधानिक तंत्र को अरस्तु संवैधानिक तंत्र को, पॉलिटी को आदर्श शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार करता है। अब प्लेटो ने संविधान के बारे में अपने विचारों का प्रतिपादन करने के साथ साथ उसके वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का भी सिद्धांत दिया है, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है और इसे समझना हमें राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है। अब अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण जो किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो किया है, व्हाट इज द बेस
आधार क्या है? तो देखिए, अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण करते समय दो प्रमुख आधारों को स्वीकार किया है। पहला आधार है संख्यात्मक आधार, न्यूमेरिकल बेसिस। ऑन द न्यूमेरिकल बेसिस, संख्यात्मक आधार पर अरस्तु संविधानों को इन 3 श्रेणियों में बांटता है। साहब, कौन कौन सी है 3 श्रेणी? एक पहली श्रेणी है जिसके अंतर्गत शासन का संचालन एक व्यक्ति के द्वारा किया जाए। दूसरी श्रेणी है जिसके अंतर्गत शासन का संचालन कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया जाए। और तीसरी श्रेणी है जिसके अंतर्गत शासन का संचालन अनेक व्यक्तियों द्वारा, सो मेनी पीपुल्स। तो ध्यान देखें कि संख्यात्मक आधार पर वह इस प्रकार संविधानों का वर्गीकरण करता है। दूसरा आधार है गुणात्मक आधार। गुणात्मक आधार की उसका नैतिक स्वरूप कैसा है, नैतिक स्वरूप कैसा है? तो यहाँ प्लेटो, अरस्तु जो है वो ये मानता है कि अगर किसी शासन में गुणों को स्वीकार किया गया है, नैतिकता पर आधारित है, वह सामान्य हित की सिद्धि के लिए कार्य कर रहा है, तो अरस्तु उस संविधान को शुद्ध रूप में देखता है। और अगर किसी शासन में नैतिक गुणों की अवहेलना की गई है, स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्य किया जा रहा है, तो वह उसे शासन का विकृत रूप में देखता है। तो यहाँ गुणात्मक आधार पर कि हम देखें कि शुद्ध शासन जिसमें नैतिक गुणों पर आधारित हो, और विकृत करप्ट फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, करप्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जिसमें नैतिक मूल्यों गुणों की बात नहीं की जाकर के स्वार्थ सिद्धि की जाती है, सामान्य हित की अवहेलना की जाती है, उसे वह विकृत करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में देखता है। तो यहाँ अपन देखें उस टेबल के माध्यम से, इस चार्ट के माध्यम से, इस तालिका के माध्यम से इस संविधानों के वर्गीकरण को बहुत आसानी के साथ समझा जा सकता है और साथ याद भी रखा जा सकता है। देखिए, वह कहता है कि जब शासन का संचालन एक व्यक्ति के द्वारा किया जाए और वह व्यक्ति गुणों, सर्वश्रेष्ठ गुणों वाला हो और वह सामान्य हित की सिद्धि के लिए कार्य करे और जिसको सामान्य जनता द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो शासन की उस प्रणाली को अरस्तु द्वारा क्या नाम दिया गया? राजतंत्र का। और यह राजतंत्र जो है वह कैसा रूप है? शुद्ध रूप है, क्योंकि यह किस पर आधारित है? गुणों पर आधारित है। परंतु हम देखें कि अगर एक व्यक्ति जो गुणों पर आधारित नहीं है और स्वार्थ की, अपने स्वयं की सिद्धि के लिए अत्याचार करता है, शासन सत्ता का दुरुपयोग करता है, तो अरस्तु उस शासन प्रणाली को किस रूप में देख रहा है? निरंकुश तंत्र के रूप में देख रहा है। और अरस्तु इसे शासन का कौन सा रूप मानता है? विकृत रूप मानता है, करप्ट फॉर्म मानता है। इसी प्रकार यहाँ देखें हम कि कुछ व्यक्तियों का शासन, मोर देन वन, मतलब एक से अधिक व्यक्तियों का शासन। अगर किसी समाज के ऐसे व्यक्ति जिनमें अच्छे गुण हमें देखने को मिले, जो सामान्य हित के बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं, उसकी सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, जो अच्छे कुलों से हैं, अच्छी फैमिली से हैं, जिनमें अच्छे संस्कार हैं, अगर उनके हाथों में शासन का नेतृत्व सौंप दिया जाए तो उस व्यवस्था को क्या कह रहे हैं? कुलीन तंत्र। क्योंकि अरस्तु का मानना है कि समाज में अधिसंख्यक संख्या में जो लोग होते हैं वो मूर्ख होते हैं, तो कुछ ही लोगों में श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा शासन का संचालन किया जाए, और उस व्यवस्था को क्या कह रहे हैं? कुलीन तंत्र। और हम देखें कि जब ये कुछ निश्चित संख्या के लोग शासन का दुरुपयोग अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए करें, अर्थात धन अर्जित करने के लिए करें, तो उस विकृत व्यवस्था को अरस्तु के द्वारा क्या नाम दिया गया है? धनिक तंत्र का नाम दिया गया है, ओलिगार्की कहा गया है। तो ये अरिस्टोक्रेसी जो है वह श्रेष्ठ गुणों वाले व्यक्तियों के समूह द्वारा सामान्य हित की सिद्धि के लिए शासन का संचालन किया जाता है, उस व्यवस्था को कुलीन तंत्र कहा जाता है। और इसके विपरीत जब कुछ धनवान वर्गों द्वारा अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए शासन व्यवस्था का दुरुपयोग किया जाता है, तो उस व्यवस्था को ओलिगार्की या धनिक तंत्र वो कह रहा है। अरस्तु कह रहा है कि जब शासन का संचालन अनेक व्यक्तियों द्वारा किया जाए, और अनेक व्यक्तियों द्वारा क्यों किया जाए? क्योंकि समाज में जो मध्यम वर्ग जो है वह बहुसंख्यक है, मध्यम वर्ग जो है वह बहुसंख्यक है, तो मध्यम वर्ग अपने हितों की सिद्धि के लिए शासन को अपने हाथों में ले लेता है, और उस मध्यम वर्ग के नेतृत्व को अगर किसको सौंप दिया जाए? कुलीन व्यक्ति, कुलीन तंत्र के श्रेष्ठ लोगों को सौंप दिया जाए। शासन को किसके हाथों में सौंप दिया जाए? कुलीन तंत्र के लोगों के हाथों में सौंप दिया जाए। लोग उसके नेतृत्व को स्वीकार कर लें, शासन को स्वीकार कर लें, और वो सामान्य हित की सिद्धि के लिए अगर कार्य करें, जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हुए अगर कार्य करें, तो अरस्तु इस अनेक व्यक्तियों वाले शासन के शुद्ध रूप को जो नाम देता है वो संवैधानिक तंत्र का प्रयोग, संवैधानिक तंत्र शब्द काम में लेता है, या संयत लोकतंत्र काम में लेता है। संयत लोकतंत्र, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में सबको भाग लेने का मौका मिलता है और सबकी बात सुनी जाती है,
परंतु सबको भाग लेने का मौका मिलने के साथ ही शासन का संचालन जो है वह श्रेष्ठ गुणों वाले व्यक्तियों द्वारा सामान्य हित की सिद्धि के लिए जब किया जाता है तो इस व्यवस्था को अरस्तु द्वारा संयत लोकतंत्र का नाम दिया गया है, जिसे वह पॉलिटी भी कहता है। और साथ ही इस पॉलिटी को वह एक आदर्श संविधान के रूप में भी देखता है और तत्कालीन परिस्थितियों में वो कहता है कि न तो राजतंत्र संभव है न कुलीन तंत्र संभव है, और अगर व्यवहारिक तौर पर उसका आदर्श शासन प्रकार जो है वह पॉलिटी ही है, संवैधानिक तंत्र है। परंतु जब यह शासन का जो संचालन है कुलीन या श्रेष्ठ गुणों वाले व्यक्तियों के हाथों से निकल करके निर्धन वर्ग के हाथों में चला जाए और जो कि समाज का बहुसंख्यक वर्ग होता है तो वह अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए वह धनवान वर्ग से ईर्ष्या रखते हुए अपने शासन का संचालन करता है, तो उसे वह क्या नाम देता है? लोकतंत्र का नाम देता है अथवा उसे भीड़ तंत्र का नाम देता है। तो यहाँ अरस्तु द्वारा जो संविधानों का और यह संविधान का विकृत रूप है, तो यहाँ अरस्तु संविधानों का वर्गीकरण संख्यात्मक आधार पर भी कर रहा है और किस आधार पर भी कर रहा है? गुणात्मक आधार पर भी। गुणों के आधार पर किस प्रकार कि अगर शासन गुणों पर आधारित है तो शासन का कैसा रूप है? शुद्ध रूप। और अगर शासन में गुणों का अभाव पाया जाता है तो वह कैसा रूप है? विकृत रूप। तो शुद्ध रूपों की बात की गई है और साथ ही किसकी भी बात की गई है? विकृत रूपों की बात की गई है। अरस्तु संविधानों के वर्गीकरण करने के साथ साथ उसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है और वो महत्वपूर्ण सिद्धांत है संविधानों का चक्रीय परिवर्तन। संविधानों का चक्रीय परिवर्तन, साइकिल चेंज, संविधानों के परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, संविधानों के परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, संविधानों के परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। अरस्तु इसमें क्या कहता है? अरस्तु ये कह रहा है कि संविधानों का जो परिवर्तन है यह परिवर्तन किस प्रकार से होता है। देखिए, सबसे पहले शासन की आदर्श व्यवस्था शुद्ध प्रणाली हमें कौन सी दिखाई दे रही है? राजतंत्र दिखाई दे रही है। जब राजतंत्र में कुछ विकृतियां आना शुरू हो जाती हैं, अर्थात वह सर्वश्रेष्ठ राजा जो है वह अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर के या अपने अभिमान से प्रेरित होकर के या जनता के प्रति निरंकुश होते हुए अपनी सत्ता का प्रयोग करता है, तो वह राजतंत्र किसमें बदल जाता है? निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। और निरंकुश तंत्र निरंतर जनता के ऊपर अत्याचार करता है, अपनी पद का सत्ता का दुरुपयोग करता है, तो लोगों द्वारा अब इसमें परिवर्तन की बात कही जाती है। परिवर्तन किनके द्वारा किया जाता है कि समाज का जो श्रेष्ठ गुणों वाला जो समूह है, वर्ग जो है, चाहे वो धन के आधार पर और गुणों के आधार पर समाज का श्रेष्ठ वर्ग वाला वर्ग इस निरंकुश तंत्र के निरंकुशता से बचने के लिए अपने आप को संगठित करके राज्य के विरुद्ध क्रांति कर देता है, निरंकुश सत्ता के विरुद्ध क्रांति कर देता है, उसे बदल देता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं निरंकुश तंत्र जो है वह किसमें बदल रहा है? कुलीन तंत्र में। पर कुलीन तंत्र भी कुछ समय पश्चात अपनी इस श्रेष्ठता को रख नहीं पाता और इस कुलीन तंत्र में जो धन के पिपासु जो राजनेता हैं वह अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए या अधिकाधिक धन अर्जन करने के लिए अपने इस संविधान का प्रयोग करते हैं, अपनी सरकार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए, यह कुलीन तंत्र जो है वह अपने विकृत रूप में, कौन से रूप में? धनिक तंत्र में क्या हो चुका है? परिवर्तित हो चुका है? तो यहाँ हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है और इसी परिवर्तन को अरस्तु क्रांति कहता है। इसी परिवर्तन को क्या कह रहा है? क्रांति कह रहा है। अब देखिए, ये परिवर्तन जो हो रहे हैं, इन परिवर्तनों के पीछे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारक काम कर रहे हैं। तो अरस्तु ने बड़ी सूक्ष्म दृष्टि के साथ विश्लेषण किया कि परिवर्तन के लिए सिर्फ राजनीतिक कारक उत्तरदायी नहीं है, ऑल्सो इकोनॉमिक एंड सोशल रीजन्स आर रेस्पॉन्सिबल टू द चेंज इन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, ये किस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक कारक भी संविधानों में क्रांति के लिए उत्तरदायी होते हैं, इस बात को प्रथम बार हमारे सामने अरस्तु द्वारा स्पष्ट किया गया। धनिक तंत्र जो है, इस धनिक तंत्र में जब लोग इस धनिक तंत्र के अत्याचारों से परेशान हो जाते हैं तो समाज का बहुसंख्यक वर्ग जो है वह समाज का बहुसंख्यक वर्ग इस सत्ता को बदलने के लिए क्रांति कर देता है, परिवर्तन करने के लिए प्रयास करना शुरू कर देता है। और यह धनिक तंत्र हमारे सामने किस रूप में आता है? लोकतंत्र के रूप। इस धनिक तंत्र जो है कि धनिक समाज के बहुसंख्यक वर्ग के जो श्रेष्ठ लोग हैं वह श्रेष्ठ लोग इस
सरकार को अपने हाथों में ले लेते हैं। तो इस प्रकार इस व्यवस्था का निर्माण होता है, पॉलिटी का या संवैधानिक लोकतंत्र का या संवैधानिक शासन का निर्माण होता है, संयत लोकतंत्र का निर्माण होता है। परंतु अरस्तू के अनुसार यह व्यवस्था भी लंबे समय तक नहीं चल पाती और इसमें भी हम देखें कि जनता जो है उसमें सिरों को गुना जाता है, गुणों को महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि अधिक वोट जिसको मिलते हैं उसकी बात मानी जाती है लोकतंत्र में। तो अब अधिकांश समूह जो है वो मूर्ख होता है, निर्धन होता है, उसमें शिक्षा का अभाव होता है, वो सामर्थ्यवान नहीं होता और अच्छे निर्णय नहीं ले पाता। तो धीरे धीरे अरस्तू के अनुसार यह संवैधानिक लोकतंत्र जो है वह किस में बदल जाता है, भीड़ तंत्र में बदल जाता है। और भीड़ तंत्र को वह किस रूप में देख रहा है, विकृत रूप में देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि इसमें गुणों की बजाय सिरों की गणना की जाती है और समाज का बहुसंख्यक वर्ग कैसा है, मूर्ख है, अशिक्षित है, निर्णय लेने में, शासन संचालन करने में समर्थ नहीं है। तो इस कारण भी प्लेटो इस लोकतंत्र को आदर्श व्यवस्था के रूप में स्वीकार नहीं करता। अब यहाँ लोकतंत्र से जब लंबे समय तक लोग पीड़ित हो जाते हैं तो इनमें से एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो है वह परिवर्तन करने के लिए, क्रांति के लिए प्रयास करता है और वह लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि वह शासन व्यवस्था में ऐसे परिवर्तन कर देगा कि उसमें इतनी नेतृत्व क्षमता होती है, इतने गुण होते हैं कि लोग उसके नेतृत्व को, गुणों को विश्वास करते हुए उसके शासन को स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए पुनः लोकतंत्र के स्थान पर किसकी बात की जा रही है, राजतंत्र की। तो एक साइकिल काम कर रही है, एक चक्र काम कर रहा है और वो चक्र कैसे काम कर रहा है, इस तरह से साइकिल का पहिया जो होता है वह पहिया निरंतर घूमता रहता है। तो हम देखें कि राजतंत्र से निरंकुश तंत्र से कुलीन तंत्र से हम देखें कौन सा, धनिक तंत्र से हम देखें कि साहब संयुक्त लोकतंत्र से भीड़ तंत्र, और ये भीड़ तंत्र पुनः किस में आ गया, राजतंत्र में। तो ये साइकिल जो है निरंतर घूमती रहती है। इस प्रकार अरस्तू इस संविधानों के वर्गीकरण के साथ साथ संविधानों के परिवर्तन की भी बात करता है, उस सिद्धांत को भी हमें स्पष्ट करता है। आलोचकों द्वारा कहा जाता है कि संविधानों का वर्गीकरण अरस्तू द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों में किया गया, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में एज इट इज ज्यों के त्यों स्वीकार नहीं किया सकता। वर्तमान समय में जब दुनिया भर में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणालियां प्रचलित हैं दुनिया के अधिकांश देशों में, और अरस्तू उसी लोकतंत्र को सबसे विकृत रूप में देख रहा है, तो ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी आलोचकों द्वारा बताई जाती है। दूसरी बात हम देखें कि अरस्तू ने जो संविधानों में परिवर्तन की जो बात कही है, संविधानों में परिवर्तन की बात हम देखें कि इतनी तीव्रता के साथ जो परिवर्तन उसने बताए हैं, यह परिवर्तन इतने, और जो इतिहास की दिशा है, अर्थात इतिहास को अगर हम उठा के देखें तो इतिहास में जो परिवर्तन इस निश्चित क्रम में नहीं हुए हैं। कहीं किसी क्रम में परिवर्तन देखने को मिलता है, किसी लोगों ने राजा के विरुद्ध क्रांति की, कहीं धनिक वर्ग कुलीन तंत्र के विरुद्ध क्रांति की, किसी सेना के विरुद्ध क्रांति की। तो अरस्तू का ये साइकिल जो है इसी फॉर्मेट में हमें देखने को नहीं मिलता। इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी अगर हम देखें कि आज भी आधुनिक समय में भी अगर हमें संविधानों का वर्गीकरण करना होगा तो हमें अपने आधार के रूप में, अपने बेस के रूप में अरस्तू के वर्गीकरण को स्वीकार करना ही होगा। अर्थात अरस्तू के वर्गीकरण से हमें संविधानों के वर्गीकरण को समझने की एक अंतर्दृष्टि पैदा होती है। तो इस रूप में अरस्तू के संविधानों के वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और साथ ही हम देखें कि अरस्तू ने जो अपने क्रांति की जो बात कही है, शासन में परिवर्तन की, जो संविधान में जो परिवर्तन की बात कही है, उसमें उसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि संविधानों के परिवर्तन करने में आर्थिक और सामाजिक कारक भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। धन्यवाद। आज के इस क्लास में हमने अरस्तू के संविधान और संविधानों के वर्गीकरण के सिद्धांत पर बात की। आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप इसे सब्सक्राइब भी करें चैनल को, हमारे को लाल बटन दबा करके, नीचे लाल बटन दिया हुआ है, डॉक्टर रितेश जैन चैनल है, इसको आप पूरा देख करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।